हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 8 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम आपके अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से जानेंगे। हमने अध्याय 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुचयनात्मक प्रश्न है, यानी अबसद वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। ठीक है, तो उनका नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर है उनका नाम। ठीक है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है, मादा एडिज मच्छर वाहक है। दूसरा प्रश्न है, मादा एडिज मच्छर ये वाहक किसका है? ये आपको बताना है। तो ये जो वाहक है ये आपके वाहक होता है डेंगू वायरस का। जिसका वायरस होता है डेंगू वायरस का मादा एडिज मच्छर। और यदि पूछा होता मादा एनाफिलीज मच्छर तो वो किसकी होती है? वो होती है मलेरिया की। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है मलेरिया का और मादा एडिज मच्छर है वो होती है डेंगू वायरस की। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोगी पदार्थ है। परिरक्षण का मतलब होता है कि जो खाद्य पदार्थ है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ उपयोगी है वो आपको बताना है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन से परिरक्षण पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो सब सही जवाब होगा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या नाम होगा? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या करता है? ये खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीजें होती है उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाने का काम करता है। अगला है, निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है? तो वो है आपका विटामिन। विटामिन से कोई नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक कौन सा है? गेहूं के अंदर जो रस्ट पड़ जाती है ना, जो लंबी लंबी गांठे गांठे बन जाती है छोटी छोटी गेहूं के दानों की, तो उस रस्ट नामक रोग का वाहक कौन है या कारक कौन है? तो वो होता है शैवाल। कौन होता है? शैवाल। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, खाली जगह वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। वो क्या है? वो है आपके सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है वो वायु, जल, मिट्टी, पौधों और जंतुओं सबके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है, खाली जगह अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखो, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से रोग होते हैं, इन सभी की ट्रिक मैंने पहले से बना के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वो सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप सभी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं कि भाई जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, उनको कैसे याद रख सकते हैं, विषाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद रख सकते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को कैसे याद रख सकते हैं, कवक से होने वाले रोगों को कैसे याद रख सकते हैं। उन सभी की मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उनको आराम से देख सकते हैं। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। क्षय रोग क्या है? यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक। मतलब ये हवा, पानी आदि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है। तो ये कैसा रोग है? संक्रामक कह लो या कैसा कह लो, संचरणीय कह लो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता है। अगला है, उबालने से अनेक खाली जगह नष्ट हो जाते हैं।
तो किसी भी चीज को उबालने से उसमें मौजूद जो अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, वो छोटे छोटे जीव, वो उबालने से क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि जीवाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी क्या होता है? परपोषी का मतलब है वे जीव जो अपने भोजन के लिए, पर का मतलब पराये जीव यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं परपोषी। और एक होते हैं स्वयंपोषी। स्वयं का मतलब खुद, पोषी का मतलब भोजन या पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वयंपोषी। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं परपोषी। तो क्या जीवाणु केवल परपोषी के अंदर ही गुणन करते हैं? यानी जीवाणु का जो विकास है, जो पनपना है 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे होने की जो प्रक्रिया है, क्या वो केवल परपोषियों के अंदर ही होती है? तो ये कथन गलत है। जीवाणु चाहे वो स्वयंपोषी हो या परपोषी हो, उन सभी के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है, किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। बिल्कुल सही बात है। अगला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेचक के टीके की खोज की थी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला है, हमारे वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन गैस है। बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। 78 कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला है, प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रोटोजोआ के कारण ही अतिसार और मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला कथन गलत था, चौथा गलत है और पांचवा गलत है, बाकी कथन आपके सही थे। आगे बढ़ते हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। आपको क्या करना है? आपस में मिलान करना है। पहला प्रश्न है नमक। अब नमक से संबंधित कौन है यहां पर, उससे मिलान करना है। दूसरा है चीनी, फिर है तेल, और फिर है पाचरीकरण। तो नमक संबंधित है वो है मांस और मछली से। फिर है चीनी, चीनी आपकी है संबंधित वो है जैम से। फिर है तेल, तेल किसके लिए काम में आता है? अचार बनाने के लिए। तो यहां पर तेल का मिलन किससे कर लेंगे? तेल का मिलन आप कर लेंगे अचार से। ठीक है, और पाचरीकरण किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके दूध से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न और है मिलान वाला। एक भाग में रोगों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे भाग में उनको फैलाने वाले कारक के नाम। पहला है मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है बच्चों? मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण। फिर है बच्चों पोलियो। पोलियो किसके कारण फैलता है? पोलियो फैलता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण। हैजा किसकी वजह से फैलता है? ठीक है, पोलियो का मिलन किससे करना है? वायरस से। गलती से कर दिया इधर। पोलियो फैलता है वायरस विषाणु से। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु या बैक्टीरिया से। और जो गेहूं की रस्ट है वो किसके कारण पड़ती है? कवक के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान वाला है, एक भाग में वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे भाग में टीकों और संबंधित दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। पहला है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया था? बैसिलस एनब्रेसिस का। फिर एडवर्ड जेनर, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? सेचक के टीके का। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी। तो ये आपको अच्छे से मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशील क्यों नहीं होते हैं? सर्दी जुकाम और फ्लू के अंदर हमारे अंदर जो प्रतिजैविक होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं, वो प्रभावशील क्यों नहीं होते, वो काम क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि सर्दी जुकाम और फ्लू रोग के कारक जो वायरस हैं, विषाणु हैं, अतः इन पर प्रतिजैविक औषधियों का प्रभाव नहीं होता है। यानी सर्दी जुकाम और जो फ्लू जैसे रोग फैलते हैं वो किसके कारण फैलते हैं? विषाणु या वायरस के कारण फैलते हैं। और इन विषाणु या वायरस पर जो प्रतिजैविक औषधियां होती है उनका कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, अतः ये काम नहीं करते हैं। दूसरा है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, चीनी का एल्कोहल के अंदर परिवर्तन। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसके अंदर जब चीनी परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं बच्चों किण्वन क्रिया। क्या कहते हैं? किण्वन क्रिया।
अगला है एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है। जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो किसकी वजह से फैलता है। तो जो एंथ्रेक्स रोग है वो बैसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया की मदद से फैलता है। किसकी वजह से? बैसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला है प्रोटोजोआ वर्ग के दो उदाहरण दीजिए। आपको प्रोटोजोआ वर्ग के दो उदाहरण देने हैं, एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अगला है शैवाल वर्ग के दो उदाहरण दीजिए, एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगोएरा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्पाइरोगोएरा किस वर्ग से संबंधित है? तो ये शैवाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका बच्चों, संचरणीय रोग से क्या आशय है? संचरणीय कह सकते हो या कह सकते हो संक्रामक। संचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। संक्रामक रोग या संचरणीय रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इसके जरिए वायु, जल, भोजन या संपर्क के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम आपके संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से फैलते हैं? ये बच्चों आपके सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपके प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर कवक हो सकता है, या फिर जीवाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। ठीक है, इनके जरिए फैलते हैं। अब बच्चों इनके कुछ उदाहरण भी देख लो, जैसे हो गया मलेरिया। ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा बच्चों हो गया टाइफाइड। क्या हो गया? टाइफाइड। इसके अलावा बच्चों हो गया सेसक। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका टीबी। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क, वायु, जल, भोजन आदि के माध्यम से फैल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम लिखिए। डेंगू रोग किसकी वजह से होता है? डेंगू रोग फैलता है मादा एडिज मच्छर की वजह से। किसकी वजह से? मादा एडिज मच्छर की वजह से डेंगू रोग आपका फैलता है। ठीक है, अगला है कवक और जीवाणु से उत्पादित की जाने वाली सामान्य उपयोग की प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। किसके जरिए? कवक और जीवाणु से उत्पादित किए जाने वाले जो सामान्य प्रतिजैविक है, ठीक है, उनके नाम बताने हैं। तो वो जैसे हैं स्ट्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या काम करते हैं? प्रतिजैविक का काम करते हैं। अगला है किन्हीं दो सामान्य परिरक्षक के नाम बताइए। कोई दो सामान्य परिरक्षक के नाम बताइए। परिरक्षक मतलब जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, मांस व मछली के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो इसके परिरक्षण में उपयोग करते हैं नमक का। अगला है पाचरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो जो पाचरीकरण क्रिया है इसकी खोज की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा पाचरीकरण क्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पोलियो ड्रॉप क्या है? तो पोलियो ड्रॉप क्या है? बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका या वैक्सीन है। ठीक है, जो पोलियो रोग से क्या करता है? बचाव करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। लघुरात्मक प्रश्न, फल सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने पर वे खराब क्यों हो जाती है? कारण समझाइए और इनको खराब होने से बचाने के लिए कोई दो उपाय भी लिखिए। क्या करना है? फल और सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने पर वे खराब क्यों हो जाती है, इसका कारण बताना है और इनको खराब होने से बचाने के लिए कोई दो उपाय बताने हैं। ठीक है, तो फल और सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने पर उनमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव इन्हें क्या कर देते हैं? संदूषित यानी कि खराब कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फल, सब्जियां आदि कुछ समय बाद क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब इनको खराब होने से बचाने के लिए दो उपाय कौन कौन से हैं? पहला है कुछ फल और सब्जियों का परिरक्षक
परिरक्षण नमक के द्वारा किया जा सकता है, नमक के द्वारा इनको कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है तेल और सिरके के द्वारा भी फल और सब्जियों को परिरक्षित किया जा सकता है। या तो हम नमक के जरिए फलों और सब्जियों को परिरक्षित का मतलब है कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर तेल और सिरके के द्वारा हम फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मादा एडिज मच्छर किस रोग का वाहक है और किन्हीं 4 संचरणीय रोगों के नाम लिखने हैं। तो जो मादा एडिज मच्छर है वो आप सब जानते होंगे, वो डेंगू का क्या है, डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडिज मच्छर। और किन्हीं 4 संचरणीय रोगों के नाम, जो संक्रामक रोग है जो हवा, पानी, भोजन आदि के माध्यम से फैलते हैं। तो वो बच्चों आपके जो रोग है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग यानी टीबी और सामान्य सर्दी जुकाम। ये ऐसे रोग हैं जो हवा, पानी आदि के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव के अंदर फैल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, समझाइए। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, आप सब जानते होंगे कि ये जो जीव है वो बहुत ही क्या होते हैं, अत्यंत ही छोटे होते हैं। यानी ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों या नंगी आंखों की मदद से हम नहीं देख सकते, उन्हें केवल यंत्र की मदद से ही देखा जा सकता है। ठीक है, उन्हें केवल यंत्र की मदद से ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे जो जीव हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें सिंपल सी बात है कि ऐसे जीव जिनका आकार बहुत छोटा होता है और इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र की या लेंस की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, इनको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से, पहला वर्ग है आपका जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा वर्ग है आपका कवक या फफूंद। तीसरा है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, और चौथा आपका जो वर्ग है वो है आपका विषाणु या शैवाल। विषाणु और हम कह सकते हैं शैवाल। ठीक है, ये क्या है, ये सूक्ष्म जीवों के अलग अलग वर्ग है। ठीक है, जैसे वह विषाणु है ये सूक्ष्म जीवों में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्वयं पोषी, यानी ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह क्या करता है, कार्य करता है। एक ऐसा जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अतः इसको सूक्ष्म जीवों के अंदर नहीं गिना जाता है। तो इसको आप काट ले, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 प्रमुख सूक्ष्म जीवों के वर्ग होते हैं। अगला है विषाणु क्या है। तो विषाणु भी क्या है, अति सूक्ष्म जीव ही है, किंतु ये बाकी सूक्ष्म जीवों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। किसमें, परपोषी का मतलब है वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन जीवों के अंदर ही ये वृद्धि और विकास करते हैं। अर्थात ये जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका के अंदर गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग, खांसी रोग, इसके अलावा आपका जो एड्स रोग है, इसके अलावा जो HIV है, ये आदि रोग विषाणु के द्वारा ही फैलते हैं। और कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो और खसरा आदि के कारक भी कौन है, विषाणु ही होते हैं। ठीक है, और जो इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये विशेषता क्या होती है कि ये शरीर से बाहर होने पर, ये किसी जीव के शरीर से बाहर होने पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं, निर्जीव प्राणी की भांति व्यवहार करते हैं। जब ये विषाणु किसी के शरीर से बाहर होते हैं तो ये निर्जीव प्राणी की भांति कार्य करते हैं, और जैसे ही किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये फिर सजीवों की भांति क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। ये इनकी क्या होगी, मुख्य विशेषता हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव कहां कहां पाए जाते हैं, लिखिए। तो सूक्ष्म जीव बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक
हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यानी जो बर्फीली जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है, वहां से लेकर जो बिल्कुल गर्म स्थान है, वहां तक हर परिस्थिति में हर स्थान पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अतः ये प्राय सभी स्थानों के अंदर पाए जाते हैं। मरुस्थल हो या चाहे दलदली क्षेत्र हो, सभी जगह ये पाए गए हैं। ये मनुष्य के साथ साथ सभी जंतुओं के शरीर के भीतर यानी अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव एक कोशी की भी हो सकते हैं और बहुकोशी के जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्म जीव कैसे सहयोग या मदद करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो सूक्ष्म जीव है वो कैसे सहयोग करते हैं या मदद करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कुछ सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या होता है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे द्वारा उत्पादित जो अपशिष्ट होते हैं, यानी जो कचरा होता है, कूड़ा कचरा, मलमूत्र आदि का विघटन करके उन्हें भूमि में क्या कर देते हैं, समाहित कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। और ये जीवाणु क्या होते हैं, प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध बनाने में क्या करते हैं, सहयोग या मदद करते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव है वो विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं, जिसमें कूड़ा कचरा, सब्जियों के छिलके, फलों का अपशिष्ट हो गया, जंतुओं का अवशेष हो गया, मलमूत्र हो गया, आदि का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और अपघटन करके उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मृदा के अंदर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं और वातावरण को अशुद्ध होने से बचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है या उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, बताइए। यानी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग का मतलब है कि जो उद्योग धंधे होते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये कैसे उपयोगी है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब और एसिटिक अम्ल या एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जब बड़े लेवल पर एल्कोहल की बात हो, शराब की बात हो या एसिटिक अम्ल की बात हो, तो इनके उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो वाणिज्यिक दृष्टि से भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगला है पशुओं के लिए प्रतिजैविक किस प्रकार उपयोगी है। पशुओं के लिए प्रतिजैविक किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो पशुओं के लिए जो प्रतिजैविक हैं वो विभिन्न बीमारियों को रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं या मदद करते हैं। जो प्रतिजैविक है वो विभिन्न बीमारियों को रोकने में या उनसे लड़ने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाते हैं। पशुओं का जो आहार होता है, भोजन होता है, और जो कुक्कुट यानी कि मुर्गियों का जो भोजन होता है उसके अंदर प्रतिजैविक मिलाते हैं, जो पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को क्या करते हैं, रोकते हैं। जो पशुओं के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका जो संचरण होता है, सूक्ष्म जीवों के जो फैलने की क्रिया होती है उसको रोकते हैं। प्रतिजैविक पशुओं में प्रतिरोधक क्षमता यानी विभिन्न रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित करते हैं, और वैक्सीन या टीके के माध्यम से क्या होती है, जो वैक्सीन या टीके के माध्यम से उत्पादित होती है। यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जब वैक्सीन या टीका लगाया जाता है प्रतिजैविक का, तो उसके माध्यम से वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, और पशुओं को विभिन्न रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। अगला है कीटों एवं जंतुओं द्वारा रोगकारक सूक्ष्म जीवों का संचरण किस प्रकार होता है। कीटों और जंतुओं के द्वारा जो रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं उनका संचरण किस प्रकार होता है। तो कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं।
जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते हैं। जैसे घरेलू मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर क्या होती है, बैठती है, और वो फिर इन सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। रोगाणु उसके शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो उन घरेलू मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर जाकर बैठती है तो रोगाणु का क्या कर लेती है, स्थानांतरण वहां पर कर लेती है, वहां पर छोड़ देती है। जो भी व्यक्ति उस दूषित या प्रदूषित भोजन का सेवन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। ये भी गंदगी वाली चीजों पर बैठती है और फिर वहां से जो सूक्ष्म जीव हैं रोगाणु फैलाने वाले, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती है। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, और मादा एडिज मच्छर है वो डेंगू रोग के वायरस का क्या होता है, वाहक होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कीटों और जंतु हैं, कीट और जो जंतु है उनके द्वारा रोग कारक सूक्ष्म जीवों का संचरण किया जाता है। अगला है खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग से क्या आशय है, समझाइए। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन का सेवन करने से खाद्य क्या हो सकता है, विषाक्तन हो सकता है, जहरीला हो सकता है। खाद्य विषाक्तन का मतलब क्या है, भोजन का जहरीला होना। तो जो सूक्ष्म जीव हैं जब किसी भोजन को संदूषित कर लेते हैं, खराब कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और ऐसे भोजन का जब कोई सेवन करता है तो वो भोजन खराब या जहरीला होने की वजह से व्यक्ति को क्या हो जाती है, व्यक्ति के अंदर कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और यह भोजन को विषाक्त यानी कि जहरीला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से क्या हो सकता है, रोगी हो सकता है। तो इस कारण उसकी मृत्यु भी कभी कभार हो सकती है। अतः हमेशा हमें स्वच्छ और ताजा भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य परिरक्षण के मूल चरण कौन कौन से हैं? खाद्य परिरक्षण के मूल चरण कौन कौन से हैं? अभी जो परिरक्षक शब्द बार बार आ रहा है, ये क्या होता है, मैंने बता रखा है। वैसे तो नमक और जो दूसरे खाद्य तेल होते हैं, जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं परिरक्षक। क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। अब भोजन के परिरक्षण के दो मूल चरण कौन कौन से हैं? पहला है खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों को नष्ट करना। सबसे पहला काम क्या होता है खाद्य परिरक्षक का, कि खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले जो सूक्ष्म जीव है और जो एंजाइम है उनको क्या करना, नष्ट करना। और दूसरा है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों की वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए क्या हो, अनुपयुक्त हो। यानी ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं या जो एंजाइम है वो और ज्यादा वृद्धि या विकास न कर सके। ठीक है, तो ये खाद्य परिरक्षण के दो प्रमुख चरण हैं जो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षक से क्या मतलब है और खाद्य परिरक्षण के रासायनिक उपाय बताइए। अभी मैंने बताया कि खाद्य परिरक्षक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, और जब सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेंगे तो वो भोजन लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के रासायनिक उपाय नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम और स्क्वैच बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से क्या करता है, बचाता है, और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस प्रकार करते हैं? चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस प्रकार करते हैं? तो चीनी का जो गाढ़ा गोल है, जिसे हम साचनी कहते हैं, वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करती है, क्योंकि ऐसे सांद्र घोल में जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, अतः वहां पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब परिरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों में चीनी की उचित मात्रा डाली जाती है या मिलाई जाती है, तो यह चीनी प्रासरण की क्रिया के द्वारा उनमें से पानी या नमी को क्या कर लेती है, खींच लेती है।
इससे खाद्य पदार्थों में नमी बहुत ही कम हो जाती है और इससे खराब होने वाले जीवाणुओं की वृद्धि, खराब करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और वो भोजन लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण को समझाइए। नमक के द्वारा होने वाले खाद्य परिरक्षण को आपको समझाना है। तो खाद्य परिरक्षण के लिए सामान्य नमक का भी उपयोग किया जाता है। मांस और मछली के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस अथवा मछली को सूखे नमक से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा दीजिए और यह क्रिया कौन से सूक्ष्म जीव करते हैं। नाइट्रोजन परिरक्षण क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है और यह क्रिया कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा की जाती है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की जो क्रिया है उसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जीवाणुओं और शैवाल जैसे जीवों के द्वारा किए गए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि जीवाणुओं और शैवाल जैसे जीवों के द्वारा किए जाने वाले वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है, राइबोजियम जीवाणु है और ये फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, राइबोजियम जीवाणु के द्वारा। और ये पाया कहा जाता है, फलीदार पौधों की जो जड़ होती है उनकी गांठों में पाए जाते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल नील हरित शैवाल होते हैं और ये शैवाल धान के खेतों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। अमीबा का साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए। तो ये आपका अमीबा का चित्र है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये अमीबा की संरचना है जिसके अंदर बीचों बीच क्या होता है, अमीबा के अंदर बीचों बीच में एक क्या होता है, केंद्रक होता है। फिर यहाँ पर खाद्य दानी होती है, वसा की छोटी छोटी बूंदें होती है, यहाँ पर बाह्य द्रव होता है। ठीक है, फिर अंतःद्रव होता है, फिर आकुंचनशील ये धानी होती है और ये क्या होते हैं, पादप होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। तो ये अमीबा का चित्र था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने वाले विशिष्ट जीवाणु नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलने का काम करते हैं जो वायुमंडल में फिर चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है, और यदि ये जीवाणु नष्ट हो जाए तो फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा निरंतर क्या होती जाएगी, निरंतर कम होती जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजनी यौगिकों से जो मुक्त हो रही नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मुक्त नहीं हो पाएगी, उस नाइट्रोजन का निर्माण या उत्पन्न वो नहीं हो पाएगी और ऐसी वजह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग, रोग कारक, उनके फैलने और रोकने के उपायों को सारणीबद्ध कीजिए। तो हमने एक सारणी बनाई है, इसमें एक भाग में मैंने लिखा है मानव रोग का नाम, फिर रोग कारक किसकी वजह से फैलता है, फिर संचरण के साधन किसके माध्यम से फैलता है और फिर बचाव के सामान्य उपाय। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है क्षय रोग जिसे हम कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं, टीबी। ये किसके माध्यम से फैलता है, जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, इसका कारक कौन है, रोग कारक है जीवाणु। अब किसके माध्यम से फैलता है, ये वायु के माध्यम से सामान्य फैलता है। उपाय क्या है, जो रोगी व्यक्ति है उसको पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। इसके अलावा रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको अलग रखना और उचित समय पर टीबी के क्या लगाने, टीके लगाने। इसके अलावा खसरा रोग, ये भी वायरस या विषाणु के कारण फैलता है। इसका माध्यम क्या है, वायु है। चिकन पॉक्स, ये वायरस की वजह से फैलता है। माध्यम क्या है, वायु या सीधे संपर्क के माध्यम से। पोलियो, ये वायरस की वजह से। माध्यम क्या है, वायु या जल है। ठीक है, ये इनके क्या थे, इनके लिए सभी के लिए ये उपाय है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से बाकी व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए,
उस रोगी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत वस्तु है, जो उसके उपयोग की वस्तु है, उनको अलग रखना चाहिए और इनके समय समय पर लगने वाले टीके लगवाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो हैजा और टाइफाइड रोग है, हैजा रोग किसके माध्यम से फैलता है? जीवाणु के माध्यम से, ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है? जल और भोजन के माध्यम से। इसका उपाय क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता यानी खुद के शरीर की साफ सफाई और अच्छी आदतों को अपनाना। इसके अलावा अच्छी तरह से पके भोजन, उबले पेयजल का उपयोग और समय समय पर टीकाकरण। इसी तरह टाइफाइड रोग है, ये इसका कारक कौन है? जीवाणु है। किसके माध्यम से फैलता है? जल के माध्यम से। उपाय क्या है? ये कि यही उपाय इसके भी है। फिर है हेपेटाइटिस ए, किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। कैसे संचरित होता है? जल के माध्यम से। उपाय क्या है? उबले पेयजल का उपयोग और टीकाकरण। फिर मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है? प्रोटोजोआ कारक के कारण। इसको फैलने वाला कारक कौन है? वो है मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर। बचाव का उपाय क्या है? मच्छरदानी का उपयोग। मच्छर प्रजनन पर रोक के लिए जल को इकट्ठा नहीं होने देना और मच्छरों को मारने के लिए रसायन का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह ये प्रमुख रोग थे, किसके कारण फैलते हैं, यानी रोग कारक कौन होता है और बचाव के सामान्य उपाय क्या होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? नाइट्रोजन चक्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो देखो नाइट्रोजन चक्र, तो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में राइबोजियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नील हरित शैवाल भी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। फिर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण वायुमंडल प्रक्रियाओं और औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी होता है। उदाहरण के लिए आकाश में बिजली कौंधने के दौरान, आकाश में बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? नाइट्रेट बनाती है, जो वर्षा के पानी में घुलकर पृथ्वी पर गिरते हैं और मृदा के अंदर मिल जाते हैं। इसी तरह कुछ जैविक क्रियाओं के द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन पौधों के पादप प्रोटीनों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह जंतु पौधों को खाते हैं और जंतु पौधों को खाकर उनमें उपस्थित पादप प्रोटीनों को जंतु प्रोटीनों में बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाई जाता है। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है, ठीक है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर कैसे रखा जा सकता है। तो अलग अलग कारक है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का प्रकृति के अंदर संचरण चलते रहता है और वायुमंडल के अंदर इसकी मात्रा लगभग 78% के आसपास नियत बनी रहती है, ठीक है। देखो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है, जैसे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है। इन यौगिकों का क्या होगा? जो जीवाणु होंगे उनके द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन मिट्टी में यौगिक के रूप में मौजूद है उसको गैस के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में बदलने का काम कौन करेंगे? जीवाणु करेंगे। और ये गैस कहां चली जाएगी? वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। इसी तरह मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक है उनका किसके द्वारा अवशोषण किया जाता है? पौधों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। उन पौधों को कौन खाएगा? उन पौधों को जंतु खाएंगे, ठीक है। और जंतु खाने के बाद जंतु क्या करेंगे? जो उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, या उन जीवों की जो मृत्यु होगी उस समय जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी? वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलेगी और पुनः मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। तो यहां पर भी ये संचरण चलता रहेगा। इसी तरह वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ये बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन का क्या होगा? स्थिरीकरण होगा। और ये नाइट्रोजन कहां मिल जाएगी? ये नाइट्रोजन आपकी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन वर्षा के माध्यम से भूमि पर आएगी और ये फिर मृदा के अंदर मिल जाएगी। इसी तरह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरित शैवालों के द्वारा क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है। और फिर जीवाणु के द्वारा इस स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों के अंदर बदला जाता है और ये नाइट्रोजन यौगिक फिर से मृदा के अंदर मिल जाते हैं। फिर से जीवाणु के द्वारा इनका नाइट्रोजन यौगिकों नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तन किया जाता है, फिर से वायुमंडल में चली जाती है।
तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, जिसके माध्यम से वायुमंडल में नाइट्रोजन का एक स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात बने रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।